1 करोड़ घरों में सूर्योदय अपना योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पावर पॉलिसी अपनाई जाएगी और वहाँ पे पैनल लगेंगे। उससे जो बिजली आएगी उससे लोगों का घर का बिल वो बिल्कुल ज़ीरो आएगा। तो इसमें केजरीवाल का दूर दूर तक कोई भी लेना नहीं है। उसका तो एक काम है, कोई भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा करे उसका श्रेय ले लेना, क्योंकि अब कौन जाके चेक करेगा। आदमी को वो मिलेगी सब्सिडी तो आदमी सोचेगा केजरीवाल ही दे रहा होगा क्योंकि उसने भी अनाउंस किया था, मगर सच्चाई ये है कि भारत सरकार वो सारी सब्सिडी देती है। और जो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, पहले देखिए हमारे देश में आधार नहीं होता था, पहले हमारे देश में जनधन का बैंक खाता नहीं होता था, और पहले मोबाइल फ़ोन इतना महंगा होता था। मगर अभी ये सारी आधुनिकता को यूज़ करने के बाद जो पहले अपना बीच में बिचौलिए पैसा खा लेते थे, सारा जो ट्रांसफ़र होता था गरीबों को सब्सिडी को, तो अभी तो सारा डीबीटी के माध्यम से होता है डायरेक्ट। तो इसमें 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया। 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार का राजस्व बचा है। तो ये पैसा जब ये बचता है तो ये लोगों की भलाई में खर्च होता है। इसी के साथ में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम ये बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमारी सरकार जो है सड़क में और जो है अपना पानी के लिए, मेट्रो के लिए, रोड के लिए, घर के लिए, शौचालय के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। तो पहले 2013 में जब हमारे से पहले यूपीए सरकार थी तो उसका बजट था केवल 86,000 करोड़, केवल 86,000 करोड़ रुपए से पूरे देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। और आज हमारी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा, यानी कि 11 लाख करोड़ हमारे जैसे देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में तो समझ आता है। तो वो 86,000 करोड़ रुपए तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ना होगा तो ना कोई काम होगा ना पैसा होगा। अब ये पूरे बजट में दिल्ली के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं आई हैं, और उसमें से इस बात की मुझे खुशी है कि जो सारी मुख्य योजनाएं सारी पश्चिमी दिल्ली में। तो एक इसमें UER-2 आपने देखा होगा, UER-2, तो वहाँ पे 8,500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनी है UER-2, और वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 90-95% जो है, तो वो सारा काम पूरा हो चुका है और अगले 2-3 महीने में वो सड़क को हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के साथ में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था द्वारका में। वो जो 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो भी हमारी लोकसभा में है। और उसी के साथ में भारत वंदना पार्क, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वो भी हमारी लोकसभा में। तो हमारी लोकसभा में अगर मैं कामों के बारे में बात करूं तो भारत सरकार ने जो पैसा लगाया है और जो काम हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए। 1 लाख करोड़ रुपए। हमें तो केवल बजट मिलता है 1 साल का 5 करोड़ रुपया, मगर हम उसके अलावा हमारी सरकार के पास में जा जाकर मंत्रियों से बात करके 1 लाख करोड़ रुपए के काम हो गए। 1 लाख, मैं समझता हूँ पूरे देश में किसी भी लोकसभा में इतना पैसा नहीं लगा होगा कोई भी। तो ये सारे काम हुए। उसी के साथ में जो दिल्ली में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल और जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया ताकि उसका अपग्रेडेशन हो और वहाँ पे आधुनिक सुविधाएं हों। उसी के साथ में देश में जो है अपना प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा गया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर, और ये जो कॉर्पस होगा ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होगा। अगर कोई भी रिसर्च करना चाहता है तो वो पैसा ले सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन उसको मिलेगा और वो 50 साल तक मिलेगा। और वो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और मैं जो 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा, तो इसी के साथ में लखपति दीदी योजना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री की योजना है कि जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और बहुत सारी महिलाएं आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं,
तो ऐसे 2 करोड़ पहले महिलाओं का टारगेट था उनको लखपति दीदी बनाने का, और वो 2 लाख से अपना बढ़ाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर अब जो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय सरकार ने किया है। उसके लिए वो सारी महिलाओं को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, उनको काम सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छा काम करे, पैसे को वापस करे, उससे कमाई करे और वो 1000पति से लखपति हो जाए। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसी के साथ में 7 IIT बन गए हैं, 16 IITS बन गए हैं, 15 एम्स बन गए और 7 अभी नए IIMs अभी खोले गए हैं। देश के किसान सम्मान निधि, जो हमारे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि के रूप में ऐसे 12 करोड़ जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये सीधा सीधा अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उनके खाते में पैसा जाता है। और अभी आपने देखा होगा कोविड के समय में और उसके बाद से लगातार आज तक देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मुहैया कराया गया भारत सरकार द्वारा। और आज तक भी दिल्ली में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी राशन की दुकानें होती हैं वो होती तो दिल्ली सरकार की है और वो प्राइवेट आदमी उसको रन करता है। दिल्ली सरकार का उसमें लेना देना नहीं, केवल वो उसको लाइसेंस देती है, मगर उनमें जो राशन आता है वो सीधा भारत सरकार से आता है 100%। मतलब उसमें केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का कोई 5 पैसे का भी योगदान नहीं है, 5 पैसे का। जितना भी राशन दिल्ली के गरीबों को, देश के गरीबों को मिलता है वो वहाँ की राज्य सरकार नहीं देती है, वो सीधा सीधा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है और उसमें 100% पैसा वो भारत सरकार द्वारा ही खर्च हो रहा है, राज्य सरकार का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। इसी के साथ में आयुष्मान, अब ये योजना दिल्ली में तो नहीं है आयुष्मान योजना, इसलिए आपको नहीं पता कि भाई आयुष्मान योजना है क्या। आयुष्मान योजना है कि कोई भी गरीब का 5 लाख रुपए तक का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकता है, जो कि दिल्ली में नहीं होता है, बाकी पूरे देश में होता है। तो पहले इसमें आशा वर्कर्स नहीं होते थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं होते थे, अभी उनको भी इसमें कवर दिया गया है, मगर दिल्ली में नहीं दिया गया क्योंकि केजरीवाल ने इसको यहाँ पे दिल्ली में लागू नहीं किया है। यानी आप सबको भी और आपके मोहल्ले में रहने वाले या हजारों लाखों गरीब जो रहते हैं तो उनको कोई भी लाभ नहीं आयुष्मान योजना का। तो इनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, कितना घोटाला हो रहा है। और इनके सरकारी हॉस्पिटल की क्या सुविधा है, आप भी तो जाते रहते होंगे, मगर आप भी कभी कोई ना भगवान न करे बीमार हो, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाए। तो इसी के साथ ही अभी PM आवास योजना, तो इसमें भी अभी जो है 30 करोड़ महिलाओं को अपना पैसा दिया गया है। और ये सारी बात मैंने आपको रखी है, ये हमारे बजट की मुख्य बातें थी। पहले क्या होता था, जब भी इलेक्शन से पहले बजट होता था तो वो बहुत ही पॉपुलर होता था, तो वो जो है पॉपुलिस्ट होता था। तो वो इसलिए होता था क्योंकि कोई भी सरकार काम नहीं करती थी, यूपी सरकार काम नहीं करती थी और वो बजट में ऐसी मन लुभावनी घोषणाएं कर देती थी जिससे जनता को जो है ना अपना गुमराह कर सके और वो वोट दे दें। मगर अब ऐसा नहीं होता है। कोई भी मुद्दा, जिन मुद्दों के ऊपर में देश में 75 साल में चुनाव लड़ा गया, सारे मुद्दे एक एक करके हमारे प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिए। चाहे वो राम जी का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा था, सारे मुद्दे प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिए। और वो कहते हैं ये मुद्दे पे कोई हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग तो केवल चुनाव लड़ेंगे विकास के मुद्दे। कौन कितना विकास करता है, कौन कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, कौन कितना ईमानदारी से काम करता है, कौन 1 रुपया भी नहीं खाता है, कौन कोई स्कैम नहीं करता है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। ये सारे उल्टे सीधे जो भी यहाँ पे दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी पास करो, सारे 4-5 चुनाव तो ऐसे ही लड़े गए, मगर वो अनऑथराइज कॉलोनी पास किसने करी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने पास करी। तो सारी कॉलोनियों में रजिस्ट्री होने का काम वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया। तो इसलिए वो ये सारे बेकार के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो
अभी इसके बाद में मुख्य बजट आएगा जैसे मैंने कहा, और उसमें जो बड़े बड़े कामों की बात होगी वो उसमें की जाएगी, और हमारा देश जो है विकसित कैसे बनेगा उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट उसमें दिखाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप जो है पूछ सकते हैं। सर, आपका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपके क्षेत्र में 3 तरह के हैं, दिल्ली देहात है, द्वारका सब्सिडी और वैशाली के इलाका है। इस दौरान आपने 2-3 अपने लेवल पे ऐसा क्या किया है जिसकी आपको अपेक्षा थी कि मुझे करना है? हाँ, बहुत अच्छी आपने बात करी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे जो बड़े बड़े कामों में से क्या काम आप जो है पूछ रहे हैं, और जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। एक जो है अगर मैं बात करूं नजफगढ़ की, तो वहाँ पे लोगों को डिमांड थी कि जो वहाँ का मेट्रो स्टेशन है वो हमारा ढासा तक पहुँचना चाहिए, और उसका डीपीआर भी नहीं बना था, उसका कोई पैसा भी मंजूर नहीं हुआ था, और जो काम फेज़ 5 में होना था मैंने उसके पीछे पढ़ कर उसको फेज़ 4 में करवा दिया। 650 करोड़ रुपए मंजूर करवाया। उस समय यूडी सेक्रेटरी जो थे, आज वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी। जब उसका उद्घाटन हुआ था तब वहाँ पे केजरीवाल जी भी थे, वहाँ पे और भी लोग थे। वहाँ पर उन्होंने कहा था सारे लोगों के सामने कि आज जो ये मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल यहाँ के सांसद परवेश वर्मा को जाता है, जो मेरे ऑफिस में 50 बार आया, मेरे को उसने हिलाता रहा, एक एक फाइल को साइन करवाता रहा, 650 करोड़ रुपए मंजूर कराए, और आज वो मेट्रो स्टेशन बनके तैयार हो गया है। उसी के साथ में वहाँ पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल की डिमांड थी कि हॉस्पिटल बने। वो हॉस्पिटल कोई 25 साल से डिमांड थी। वो हॉस्पिटल का निर्माण मैंने करवाया, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, 100 करोड़ रुपए लेके आया, पूरा हॉस्पिटल बनके तैयार है। अभी उसमें और भी मशीनें ऑर्डर हो रही हैं, और भी डॉक्टर को रिक्रूट किया जा रहा है, स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। इसी के साथ में द्वारका में हमने 1 नहीं 2 नहीं 4 स्टेडियम बनवाए। उसके बाद में ककरोला में स्टेडियम बना, फिर यहाँ पे मादीपुर में स्टेडियम बना, फिर ये जो कन्वेंशन हमने जो बताया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, तो मैं यूडी की एक जो पार्लियामेंट की यूडी की स्टैंडिंग कमेटी होती है, मैं उसका मेंबर होता था। तो वहाँ पे प्रपोजल आया था कि कहाँ पे बनना चाहिए, तो वहाँ पे और भी 20-25 एमपी होते हैं। तो कोई कह रहा था गुड़गांव वाला कि गुड़गांव में लेके जाइए, कोई कह रहा था नोएडा लेके जाइए, कोई कह रहा था फलाना लेगा। तो मैंने भी वहाँ पे अपना प्रपोजल रखा कि इसको द्वारका में बनाइए क्योंकि एयरपोर्ट के पास है। तो मैं डीडीए के पास गया, वहाँ से हमने ज़मीन देखी और उसको हमने फाइनलाइज करवाया, और 80,000 करोड़ रुपए वहाँ पे लगा। उसी के साथ में UER-2 ये सड़क भी मास्टर प्लान का हिस्सा होती थी, और ये भी 20-25 साल से बनेगी बनेगी बनेगी, सारे लोग इस बात का सपना देख रहे थे। और ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली की आखिरी सड़क होगी जो इतनी बड़ी बनी है। इसके बाद में ज़मीन तो बची नहीं है, तो कोई नई सड़क तो इसके बाद में बनेगी नहीं। तो UER-2 सड़क इसमें जो है 8,500 करोड़ रुपए लगा है, और ये पहले डीडीए ने बनानी थी। आपने गडकरी जी को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि अगर परवेश वर्मा मेरे पीछे नहीं पड़ता तो ये सड़क मैं नहीं बनाता। मैं उनके पीछे पड़ा रहा। पहले मैंने डीडीए से सड़क को NHAI को ट्रांसफ़र करवाया, उसके बाद में ये सड़क बनी, 8,500 करोड़ रुपए की सड़क बनी। आज वो सड़क वहाँ पे चालू हो गई है, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। मेरी अभी अपना मांग मैंने की है कि उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम जो है चालू कर दें, और 1-2 पैच उसके नहीं बने वो अपना बनते रहेंगे। तो ये सड़क से क्या होगा, आप सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको अलीपुर जाना होगा तो यहाँ से 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। मगर अभी ये सड़क जो है 2-3 महीने में जैसी बन जाएगी, आप यहाँ से जाएंगे साईं बाबा मंदिर और वहाँ से हाईवे पे चढ़ेंगे तो आप जो है 15 मिनट में अलीपुर पहुँच जाएंगे। तो ये सड़क जो है अलीपुर से लेकर शिव मूर्ति, जो लोग अलीपुर में रहते हैं, नरेला में रहते हैं, जब वो वहाँ से चढ़ेंगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे अलीपुर से। इतना बड़ा चमत्कार हुआ ये। जब आप वहाँ से चलेंगे ना किसी दिन, तो आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन सी जगह पे घूम रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा काम हुआ। उसके साथ में तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल है, उसके बाद में मादीपुर स्टेडियम है, वहाँ पर वेस्ट टू वंडर पार्क है। तो ये ऐसे
और ये जो अपना उत्तम नगर टर्मिनल की सड़क है 100 फुटा सड़क, ये तो मेरे को आज तक किसी ने भी इसकी एप्लीकेशन भी नहीं दी थी। ये सड़क मैंने वहाँ पे बनवाई जिससे लाखों गाड़ी आज वहाँ पे उसको यूज़ करती हैं। और अनऑथराइज कॉलोनी को पास करवाने की बात हो, गांव में विकास कराने की बात हो, सारी एलईडी बल्ब को लगवाने की बात हो, 3 लाख से ज़्यादा एलईडी बल्ब को हमने चेंज करवाया उसकी बात हो, गांव में कॉलोनियों में सड़क या वहाँ पे सिवर लाइन या वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, ऐसे नए नए कम्युनिटी सेंटर जो है 8 से ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए जितने भी मेरे, और ये जो है यहाँ पे सुभाष नगर में पार्किंग बनवाई, 2 पार्किंग बनवाई। तो ऐसे मेरे जितने भी काम हैं सारे कामों की मैं ऐसे जो है ना 100 से ज़्यादा काम होंगे, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। सर आने वाले समय में क्या आपकी योजना है कि 2-3 चीज़ें ऐसा जो मुझे करना है? देखिए, एक तो मुझे ये करना है कि यहाँ पे जो अपना ये हमारा रोशनपुरा है नजफगढ़ के पास में, यहाँ पे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वहाँ पे 20 एकड़ लैंड है और वहाँ पे लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे कॉलेज बने। तो मैं पीछे वाइस चांसलर से मिला था और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिया कि हमारी पिछले मीटिंग में उन्होंने बताया कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गया है और वहाँ पे 20 एकड़ में बहुत ही बड़ा भव्य अच्छा कॉलेज बनेगा, जो कि हमारे पश्चिमी दिल्ली में आज के दिन में 6 कॉलेज हैं, उसके बाद में जो सबसे बड़ा अच्छा कॉलेज वो बनने जा रहा है वो जो है यहाँ पे रोशनपुरा में बनेगा। तो ये हमारा एक तो मुख्य काम रहेगा। उसके बाद में आज भी जो अपना मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में, कॉलोनियों में, सबसे बड़ा जो एक जो है अड़चन है वो है दिल्ली सरकार। तो मैं समझता हूँ 6 महीने के बाद में सबसे पहले तो हमें हमारी सरकार बनानी है दिल्ली में, उसके बाद में ऊपर भी नीचे भी हमारी सरकार होगी तो काम और हमारे 10 गुना होंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये तो राज्य का विषय है ही नहीं, ये तो केंद्र का विषय है। देखिए, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री लाए हैं तो वो पूरा कानून को पढ़कर, पूरे संविधान को पढ़कर ही लाए हैं, और जो विपक्ष का काम है उसको शोर मचाना, उसको अपने वोट बैंक की राजनीति करना, तो अभी जो है वो केवल उत्तराखंड में हो रहा है लागू, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। सर, इस होमगार्ड लगातार धरना कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी पुराने जो लोग हैं उनकी नौकरी न जाए और नई भर्ती को रोकने की मांग कर रहे हैं। उस पर कोई बातचीत हुई सरकार, दिल्ली सरकार से? जी, कल मेरे पास में होमगार्ड के बच्चे आए थे और वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे 2009 से 14 में 19 में भर्ती हुए और आज उनको निकाला जा रहा है और फिर उनकी जगह पे नई भर्ती हो रही है। तो ये जो है केजरीवाल का एक अपना रूप हमें जो बार बार दिखाई देता है, चाहे वो हमारे अपना डीटीसी के रिटायर्ड लोग हों जिनको पेंशन नहीं मिलती है, चाहे उनके कॉलेज के स्कूल के टीचर हों, प्रोफेसर हों जिनको सैलरी नहीं मिलती है, या उनके और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनको पेंशन और उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो अभी नया नया ताज़ा जो है मामला आया है होमगार्ड का। तो मेरी एलजी साहब से बात हुई है, मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर में सहानुभूतिपूर्वक अपना विचार करें।